Hello everyone. Today we are doing the second class for MRS TGT Science Tier 2. So let's get started. So we are doing this Unit 2 Control and Coordination, जिसके हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे विद आंसर इन द क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे. बाकी मैंने जितनी भी रिसर्च करी उसमें मुझे कुछ ही पेपर्स मिले हैं, उनके भी डिस्कशंस कर लेंगे. बाकी मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश करी है जिनके प्रोबेबिलिटी है पेपर में आने की. सो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Question asks, nervous and hormonal system together perform the function of control and coordination in human beings. Justify the statement. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी का और हार्मोनल सिस्टम है वो दोनों परफॉर्म कर रहे हैं और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स में. इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से ये सब चीज़ हो रही है. तो नर्वस सिस्टम है वो वर्क करता है through electrical impulse transmitted by neurons, provided quick short-lived responses to stimuli. जैसे कि हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे टच होता है तो हम हाथ विड्रॉ कर लेते हैं, राइट. ये एक्शंस जो हैं हमारे नर्वस सिस्टम वाले वो कंट्रोल करते हैं वॉलेंट्री एक्शंस जैसे वॉकिंग, राइटिंग और रिफ्लेक्सेस भी, ठीक है. तो आगे फर्दर हार्मोनल सिस्टम का देखें तो एंडोक्राइन सिस्टम इसको संभालता है. ये वर्क करता है थ्रू केमिकल मैसेंजर्स सिक्रेटेड इनटू ब्लड, है ना, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं. केमिकल मैसेंजर्स जो ब्लड के अंदर पास किए जाते हैं टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, प्रोड्यूसेस स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. जैसे इनके स्लोली रिलीज़ किए जाते हैं बॉडी के अंदर, पर हम लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट शो करते हैं. जैसे ग्रोथ हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया या रिप्रोडक्शन हो गया, राइट. मेंटेन करते हैं इंटरनल बैलेंस, होमियोस्टेसिस जिसको बोल सकते हैं हम. अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन देखें बॉडी के सिस्टम के अंदर, तो अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन हुई तो न्यूरॉन सिस्टम है वो डेंजर डिटेक्ट कर लेंगे और ये सिग्नल प्रोवाइड करेंगे एड्रिनल ग्लैंड को. तो एड्रिनल हार्मोन रिलीज़ होगा जिसकी वजह से, और इससे हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा और अलर्टनेस बढ़ जाएगी, ठीक है. दस नर्वस इम्पल्स इनिशिएट द रिस्पॉन्स, ठीक है. इससे नर्वस इम्पल्स है वो रिस्पॉन्स इनिशिएट कर देंगी वाइल हॉर्मोन्स सस्टेन करेंगे और रेगुलेट करेंगे, है ना. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम वर्क करता है, हार्मोनल सिस्टम वर्क करता है, और ये दोनों साथ में किस तरीके से एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं, राइट, और कोऑर्डिनेट करते हैं. तो दैट इज़ हाउ वी कैन से द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. किस सिस्टम के बीच में, नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम के हिसाब से बताएं. कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, जो नर्वस सिस्टम है वो इंश्योर करता है इमीडिएट रिस्पॉन्स को, ठीक है, लेकिन हार्मोनल है वो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन करता है. क्या चीज़ है, नर्वस सिस्टम है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देगा, लेकिन हार्मोनल सिस्टम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन शो करता है. टुगेदर दे मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमन बॉडी, राइट. वी कैन अंडरस्टैंड दिस easily. Now second question is compare nervous control and hormonal control in humans. अब इनका डिफरेंस के फॉर्म में अगर हम देखें जो हमने अभी पीछे किया, इनको कंपेयर कर लेते हैं कि नर्वस कंट्रोल किस तरीके से होता है और हार्मोन कंट्रोल किस तरीके से होता है. जो नर्वस सिस्टम है वो एक्सट्रीमली फास्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं जो कि मिली सेकेंड्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम द ब्रेन टू द रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, राइट. हार्मोनल है वो स्लोअर केमिकल सिग्नल्स होते हैं, ये ब्लड के थ्रू होते हैं, सेकेंड्स में भी हो सकते हैं से लेके मिनट्स तक होते हैं, ठीक है. ड्यूरेशन क्या होती है नर्वस सिस्टम के जो सिग्नल्स हैं उसके, ये शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ हार्मोनल है वो लॉन्ग लास्ट करते हैं और परसिस्ट ओवर टाइम, कुछ टाइम तक स्टे भी करते हैं. इनका कुछ टाइम तक के काफ़ी टाइम तक भी स्टे करती हैं चीज़ें. ट्रांसमिशन नर्वस सिस्टम सिग्नल्स का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू होते हैं. इसमें ट्रांसमिशन हार्मोनल सिस्टम में केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वाया ब्लड स्ट्रीम, हार्मोन्स का वाया ब्लड स्ट्रीम. टारगेट है हमारा, इसमें स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, मसल होती है विद प्रिसीजन, ठीक है. मतलब एक पर्टिकुलर
जगह जाके सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है टू द स्पेसिफिक ऑर्गन या मसल। इसमें टारगेट है वाइड स्प्रेड इफेक्ट होता है इसका ऑन मल्टीपल ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे विड्रॉ कर लेते हैं हम हैंड फ्रॉम द हॉट सरफेस, है ना। इसमें स्पेसिफिक ऑर्गन के पास गया कि भाई हाथ हटा ले, है ना, ये मसल्स को मूव किया गया। लेकिन वाइड स्प्रेड में क्या होगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन है अफेक्टिंग पूरी एंटायर बॉडी में ही ग्रोथ होता है, कोई स्पेसिफिक पार्ट में, स्पेसिफिक में भी जाता है बट इट मेंटेन्स मेनली ओवरऑल, है ना, एंटायर बॉडी का डेवलपमेंट। तो बोथ सिस्टम है वो वर्क करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सके। और नर्वस सिस्टम है वो इमीडिएट थ्रेट्स प्रिसाइज एक्शंस को कंट्रोल करता है। हार्मोनल है वो मैनेज करता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन एंड वाइड स्प्रेड फिजियोलॉजिकल चेंजेस टुगेदर दे क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव कोऑर्डिनेशन नेटवर्क। सो हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं, है ना। जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन किया उसको हमने मेंशन किया, और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से मेंशन कर दिया कि हम इसका डिफरेंस इस तरीके से, करेक्ट। उसमें हमने दोनों के पहले फीचर्स बताए, फिर उनका कोऑर्डिनेशन बताया, इसमें हमने कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल होता है। अब जैसे हमने पढ़ा है कि न्यूरॉन्स के बारे में तो हमने पढ़ा है कि भाई न्यूरॉन्स के सिग्नल्स पास करते हैं, स्पाइनल में भी जाता है, ब्रेन में डायरेक्टली नहीं। तो लेट्स इसका आंसर को एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ब्रेन डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनको डायरेक्टली नहीं कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, इंस्टेड जो स्पाइनल कोड है वो हैंडल करती है। जैसे स्पीड वाली ब्रेन है वो अवेयर रहता है कि हाँ हमारे पास स्टिमुलस आया, हमें रिस्पॉन्स ये दिया, है ना। बट मेन जो है वो स्पाइनल कोड हैंडल करता है एंड कैन लेटर मॉडिफाइज और लर्न फ्रॉम दीज रिफ्लेक्सेस। और इसकी मेमोरी को रिटेन करके हमारा ब्रेन रखता है या सीखता है या मॉडिफाई करने की नीड पड़ती है तो वो ब्रेन करता है। बट मेन जो कंट्रोल है वो हमारा स्पाइनल हैंडल करता है। रोल है ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में, कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इनिशिएशन में क्योंकि इनिशिएशन स्पाइनल कोड कराता है। रिफ्लेक्स एक्शन है एक्शंस हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, क्विक होते हैं, कैरिड आउट बाय रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में अगर आपने बेसिक्स पढ़े होंगे तो नहीं, तो बाकी अभी करते हैं डिस्कस। जैसे कि रिसेप्टर है, अभी हमने मान लो हॉट पैन पे हाथ टच किया, ठीक है, तो वहाँ से हमारी बॉडी में से रिसेप्टर स्किन ने इसको रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन जो प्रेजेंट थे उन्होंने वो सिग्नल फर्दर आगे पास करके स्पाइनल कोड तक पहुँचाया, वहाँ से जो मोटर न्यूरॉन है उनको पास करके इफेक्टर तक, जहाँ से रिसीव हुआ है वहाँ इफेक्टर तक पहुँचा के और हाथ रिमूव करवाया उस हॉट पैन से। द ब्रेन इज़ बाईपास्ड टू सेव टाइम। ठीक है, जो ब्रेन है उसने बाईपास करके टाइम, मतलब ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन ना पहुँचा के टाइम को बचाया है कि जल्दी से जल्दी। ऐसे थोड़ी ना होता है कि हाथ टच करे हुए छोड़ दिया कि ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, ब्रेन बताएगा अरे भाई गर्म है हटा, है ना, ऐसा नहीं होता। तो नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन इनिशिएशन। अवेयरनेस ऑफ द एक्शन, अब एक्शन की अवेयरनेस रखता है बस। ऑल्दो जो स्पाइनल कोड है वो एग्जीक्यूट करता है रिफ्लेक्स को, लेकिन ब्रेन है वो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को स्टिमुलस के बारे में और रिस्पॉन्स हमने किस तरीके से दिया उसके बारे में। ठीक है, ताकि हमें जैसे पहले ये गैस के ऊपर रखा है, हम उसको हाथ लगा थोड़ी देर चेक करेंगे कि पैन गर्म है या नहीं, राइट। अगर हम उसको ऐसे चेक करने लगे तो जो हमारे पास पहले मेमोरी फीड है उसको फिर कैसे यूज़ करेंगे। सो हम पहले ही समझेंगे भाई इसके हाथ लगाएगा तो ऐसा महसूस होगा, है ना। तो वो मेमोरी को ब्रेन जो रिसीव करके स्टोर करके रखता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की। दिस अलाउ अस टू बिकम कॉन्शियस, इससे हमारा जो ब्रेन है वो कॉन्शियस रहता है कि भाई क्या है। तो एग्जाम्पल जैसे रियलाइजिंग यू टच्ड समथिंग हॉट आफ्टर विदड्रॉइंग योर हैंड, खुद से ही रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ कैसे हमने हाथ विड्रॉ किया था जब गर्म चीज़ पे हाथ टच हुआ था। मॉडिफिकेशन और लर्निंग क्या करता है ब्रेन है वो इन्फ्लुएंस करता है रिफ्लेक्सेस को ओवर टाइम। जैसे एग्जांपल देखें तो ब्लिंकिंग इज़ अ रिफ्लेक्स, ठीक है, यू कैन कॉन्शियसली कंट्रोल इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड
सिमिलरली लर्न रिफ्लेक्सेस लाइक टाइपिंग और साइकिलिंग इन्वॉल्व ब्रेन ट्रेनिंग। जैसे क्या है कि ब्लिंक कर रहे हैं, हम ब्लिंक को कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है कि भाई जैसे कुछ गर्म चीज़ हमारे वेट, जैसे एकदम से ब्राइटनेस आई तो आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन शो करती हैं, लेकिन हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं ना, मॉडिफिकेशन से लर्निंग कर सकते हैं। जो सिमिलरली क्या बताया है कि जो लर्न रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कि हम टाइपिंग करना सीखते हैं, काफ़ी बार हम जैसे टाइप करते हैं हमें ध्यान भी नहीं रहता कि ए इधर होता है ना कीबोर्ड में, या ये इधर होता है, लेकिन हम अनकॉन्शियस, हमारे जो ब्रेन है वो ट्रेन हो जाता है कि यस दिस इज़ हेयर, अननोइंगली, मतलब हम उस चीज़ को काफ़ी बार, जो प्रो होते हैं उनका तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनके प्रॉपर ब्रेन ट्रेन हो चुकी होती है, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं उनके साथ भी ये चीज़ें नोटिस अगर करी जाए तो कर सकते हैं। साइकिलिंग है, उसमें भी आप पैडल जो मारते हैं, है ना, पैडल से जो साइकिल चलती है तो ध्यान नहीं रहता कि हम यू आर यूजिंग द पैडल्स, पैर को इस तरीके से मूव कर रहे हो इन द लॉन्ग रन। ठीक है। फोर्थ हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन विद वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शंस के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन में बनाए रखना है, ब्रेन कैसे काम करता है उसमें। ब्रेन इंश्योर करता है रिफ्लेक्सेस कि वो कन्फ्लिक्ट ना करे वॉलेंट्री मूवमेंट्स के साथ। ये इंटीग्रेट करता है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस को विद ओवरऑल बॉडी कोऑर्डिनेशन, मतलब कि कोऑर्डिनेशन बना के रखता है कि ब्रेन रिफ्लेक्सेस कन्फ्लिक्ट ना हो किससे, वॉलेंट्री मूवमेंट से। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें उसको पिछले सिचुएशन को एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करिए। जब हम किसी हॉट पैन को टच करते हैं तो जो स्पाइनल कॉर्ड है इमीडिएटली सिग्नल सेंड करते हैं ताकि हम हाथ विड्रॉ कर सकें, दैट इज़ अ रिफ्लेक्स। और ब्रेन अवेयर हो जाता है कि कैसा दर्द हुआ था उस एक्शन के बाद। लेटर ब्रेन हेल्प करता है कि आप हॉट पैन दोबारा टच ना करें, और ये रोल होता है अवेयरनेस और लर्निंग का। तो समराइज़ करेंगे हम इसको, तो रिफ्लेक्सेस है वो प्राइमरीली स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन होता है, पर ब्रेन सपोर्टिव रोल भी प्ले करता है इन अवेयरनेस, मॉडिफिकेशन एंड लर्निंग ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस। Coming to the next question, it asks about how plants respond to stimuli without a nervous system. इसको एक्सप्लेन करना है हमें कि प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता पर वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। जैसे हमने कुछ प्लांट्स का एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं अपनी छोटे क्लासेस में, बाकी फर्दर हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव नर्व्स नहीं होता, ना उनके पास ब्रेन होता है एनिमल्स की तरह, लेकिन फिर भी वो सेंस और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं चेंजेस को इन देयर एनवायरनमेंट। देयर रिस्पॉन्सेज आर कंट्रोल्ड बाय प्लांट हॉर्मोन्स। इनकी जो रिस्पॉन्स है वो प्लांट हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं, और ग्रोथ पैटर्न्स भी। ठीक है। जैसे अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट देखें जो कि डायरेक्शनल ग्रोथ रिस्पॉन्स, मतलब डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में प्लांट ग्रो कर रहा है वो वाले रिस्पॉन्सेज हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि ये डिपेंड करते हैं, ये कोई चीज़ सेंस करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हुए जो डायरेक्शनल ग्रोथ शो करता है प्लांट, उनको ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। जैसे फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल देखें हम, फोटो मीन्स लाइट एज वी ऑल नो। तो स्टेम बेंड कर जाती है लाइट के टुवर्ड्स, क्योंकि ऑक्सीजन है वो एक्यूमुलेट करता है शेडेड एरिया में। ठीक है। और सेल्स को इलोंगेट कर देता है उस एरिया से, जो शेडेड साइड है ना वहाँ से सेल्स इलोंगेट हो जाती है। देन द जो स्टेम है उसकी टिप वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द सनलाइट। जियोट्रोपिज्म अगर देखें हम तो रूट्स ग्रो करती हैं डाउनवर्ड ग्रेविटी की वजह से, वाइल स्टेम्स ग्रो अपवर्ड। वो जो स्टेम्स हैं वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म में आ जाएगी और ये पॉजिटिव रूट्स। हाइड्रोट्रोपिज्म रूट ग्रो टुवर्ड्स मॉइस्चर के साइड ग्रो करेंगी। कीमोट्रोपिज्म जो पोलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन के दौरान ओव्यूल की तरफ मूव करती है, दैट इज़ ड्यू टू कीमोट्रोपिज्म, क्योंकि वो केमिकल्स जो रिलीज होते हैं एग के पास उनको डिटेक्ट करके उनके साइड मूवमेंट शो करती है। सेकेंडली हमारे ये इसके टाइप्स में आ जाएंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है। नास्टिक मूवमेंट्स में अगर देखें हम तो ये नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होते हैं। इसमें डायरेक्शनल हो रहा है कि वही लाइट आ रही है या फिर ग्रेविटी के साइड जा रहा है या फिर मॉइस्चर के साइड जा रहा है या फिर केमिकल के साइड जा रहा है। लेकिन नास्टिक मूवमेंट में नॉन डायरेक्शनल होता है। ये क्विक मूवमेंट्स होते हैं, कोई डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे म्यूमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट देखा है,
उसमें लीव्स खुद ब खुद फोल्ड हो जाती हैं, है ना, व्हेन समबडी टच इट। कोई एनिमल हुआ या कोई हम ह्यूमन बींग्स हो गए। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर ड्यू टू चेंज इन लाइट और टेम्परेचर। कुछ प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर रात को ही खिलते हैं, लाइक मून लाइट में। कुछ होते हैं जैसे हमारा सनफ्लावर है, उसका फेस हमेशा टुवर्ड्स द सन रहता है ना? तो ये नास्टिक मोमेंट शो करेंगे, क्योंकि कोई डायरेक्शनल नहीं है, बट हाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। सनफ्लावर वाला हमारा फोटोट्रोपिज्म वाले कैटेगरी में आ जाएगा वैसे। बाकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर हो जाएगा, वो चेंज इन लाइट और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हुए होता है। रोल ऑफ प्लांट हार्मोन। अब प्लांट हार्मोन भी तो काइंड ऑफ एक रिस्पॉन्स है टुवर्ड किसी स्टिमुलाई के। तो ऑक्सिन है वो सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है, बेंडिंग इन फोटोट्रोपिज्म। जिब्रेलिन है वो स्टेम की इलोंगेशन और सीड जर्मिनेशन के दौरान कि भाई शूट ऊपर आनी ही है ना, और रूट्स नीचे की साइड ग्रो करनी है। साइटोकाइनिन में प्रमोट सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड ये इंड्यूस करता है डोरमेंसी को, और स्टोमेटा को क्लोजिंग एंड ओपनिंग वाटर स्ट्रेस के दौरान। इथिलीन है वो हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग। तो ये काइंड ऑफ स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड हो गया है ना। तो मेनली हम इस क्वेश्चन में ये मेंशन करेंगे एंड फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। एज वांट कोई चाहता हो कि भाई कुछ ड्रॉ भी कर दें, तो हम इसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे बेंडिंग हो जाना, इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, तो ऐसे हम डायग्राम शो कर सकते हैं। थोड़ा स्लो है मेरी ड्राइंग क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। इस तरीके से प्लांट बेंडिंग शो कर देगा, द लीव्स। हाँ हम बना सकते हैं जो भी डायग्राम्स हैं, समथिंग टेक्स टाइम ना, ठीक है। नेक्स्ट इसका अगर कंक्लूड करें इस आंसर को, तो प्लांट रिलाई ऑन द केमिकल कोऑर्डिनेशन पे रिलाई करेंगे, दैट इज़ इनके हॉर्मोन्स जो होते हैं नर्वस सिस्टम के बजाय, ठीक है। और उनके रिस्पॉन्सेज हैं स्लो हो सकते हैं, ग्रोथ रिलेटेड होते हैं। जो ग्रोथ रिलेटेड होंगे वो स्लो होंगे, और जो फास्ट होंगे वो मूवमेंट रिलेटेड होंगे, ठीक है। बट दे इंश्योर सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। प्लांट रेस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुलाई थ्रू हॉर्मोन्स, उनके पास हॉर्मोन्स होते हैं क्योंकि, और ग्रोथ चेंजेस से शो ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट इवन दो दे लैक नर्व्स एंड ब्रेन। अगर उनके पास ब्रेन्स और नर्व्स नहीं होती हैं, बट स्टिल दे शो ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। क्यों? क्योंकि उनके पास हॉर्मोन्स और ग्रोथ चेंजेस होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन इज हाउ डज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस। अब कुछ चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि जैसे अगर आप हाथ मूव करना चाहते हो, यू कैन कंट्रोल द मसल्स, राइट, कि हाँ अभी हाथ ऊपर करना है, अभी हाथ नीचे करना है, या यू डोंट हैव टू यूज़ योर हैंड, है ना, इन एनी वे। तो ये तो हो जाएगा कि जो हम वॉलेंटरीली करते हैं। इनवॉलेंटरीली एक्शंस क्या होंगे? वॉलेंटरीली एक्शन क्या होंगे? जो कॉन्शियस कंट्रोल होगा, जो एक्शंस परफॉर्म करेंगे जो हमारी इच्छा के हिसाब से होंगे, जैसे हम वॉकिंग करते हैं, या राइटिंग करते हैं, या स्पीकिंग करते हैं, है ना। कंट्रोल्ड मेनली बाय, ये किससे कंट्रोल किए जाते हैं? सेरिब्रम से, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ये मेनली कैसे कंट्रोल करता है? कॉन्शियस एक्शंस को, ठीक है। द सेरिब्रम interpret sensory information, make decision and send signals to the muscle via motor neurons, जो कि हम सोच के समझ के फिर एक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको कोई बुक उठानी है, राइट, एंड मूविंग योर हैंड अकॉर्डिंगली, तो ये आपके कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर आते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस देखें जो ऑटोमेटिकली, जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, वो एक्शंस जो अगर होते हैं हमारी कॉन्शियस एफर्ट के बिना, जैसे हमारी हार्ट बीट करना, ब्रीदिंग होना, डाइजेशन होना, या ब्लिंकिंग होना, है ना, ये हमारी कॉन्शियस एफर्ट्स में नहीं आते। कंट्रोल बाय मेड्यूला, मेड्यूला इसको कंट्रोल करता है,
ठीक है, मेडुला ओब्लोंगाटा एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये इनको कंट्रोल करते हैं। मेडुला रेगुलेट करता है वाइटल फंक्शंस सच एज हार्ट बीट, रेस्पिरेशन। ठीक है, ये मेडुला कंट्रोल करती है। और हाइपोथैलेमस जो है वो हंगर, थर्स्ट, मेडुला है वो हार्ट बीट, रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हंगर को कंट्रोल करेगा, थर्स्ट को कंट्रोल करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। ये हम नहीं बदल सकते ना, ये हम नहीं कर सकते। भाई किसी को भूख लग रही है, वो ऑटोमेटिक ही तो लग रही है, जान के थोड़ी ना लगती है कि भाई हमारा कॉन्शियस कंट्रोल है इस चीज़ पे कि चलो खाना खा लेते हैं, है ना। भूख लगती है तभी खाना खाते हैं। एग्जाम्पल देखें इसमें, ऑटोमेटिक हार्ट कंटिन्यूज टू बीट इवन व्हेन वी आर asleep, है ना। अगर हम सो भी जाते हैं तो भी हमारा हार्ट बीट करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन अगर देखें हम इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शंस के बीच में, तो द नर्वस सिस्टम इंश्योर्स बोथ वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस वर्क इन हार्मोनी। एग्जाम्पल, वाइल रनिंग ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज ऑटोमेटिकली टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन, है ना। जैसे हमारी रनिंग होती है, ये हमारा वॉलेंट्री एक्शन है, लेकिन ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाती है ऑटोमेटिकली, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। दिस इंटीग्रेशन मेंटेन बैलेंस एंड एफिशिएंसी इन द बॉडी फंक्शंस। गॉट द पॉइंट्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन को समराइज़ करें तो ये इस तरीके से आएगा कि जो सेरिब्रम है वो कंट्रोल करता है हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को, वाइल जो मेडुला है वो मेडुलर हाइपोथैलेमस है वो इनवॉलेंट्री वंस को कंट्रोल करती है। टुगेदर दे कोऑर्डिनेट कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ टू कीप द बॉडी फंक्शनिंग स्मूथली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ ऑक्सीजन्स इन फोटोट्रोपिज्म। अब रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है फोटोट्रोपिज्म के दौरान, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। अंडरस्टैंडिंग फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म होती क्या है? डायरेक्शनल ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट सोर्सेज, कि लाइट के टुवर्ड्स होना या अवे होना, डायरेक्शनल ग्रोथ प्लांट की, उसको हम फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। दिस रिमार्केबल adaptation allow plants to optimize their exposure to sunlight for photosynthesis। इससे क्या होती है कि जो प्लांट है वो अडेप्ट कर जाते हैं कि वो एक्सपोजर सनलाइट के टुवर्ड्स करें, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करनी होती है। जैसे ऑक्सीजन है वो की प्लांट हार्मोन होता है फोटोट्रोपिज्म के प्रोसेस को कम करने के लिए। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स वन साइड ऑफ अ प्लांट शूट, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड। ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रमोट करता है ग्रेटर एलोंगेशन ऑन द डार्कन साइड, कॉजिंग द शूट, जिसकी वजह से शूट बेंड कर जाएगी लाइट सोर्स के टुवर्ड्स। ये एलिगेंट मैकेनिज्म डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो प्लांट है वो केमिकल सिग्नल्स को यूज़ करते हुए रिस्पॉन्ड करते हैं टू देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो फोटोट्रोपिज्म में जैसे मैंने बताया था कि शूट और स्टेम्स टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, मैक्सिमाइजिंग लाइट कैप्चर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सके अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो होगा फोटोट्रोपिज्म। और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म क्या हो जाएगा? जब रूट है अवे फ्रॉम द लाइट हो जाएंगी एंड डायरेक्टिंग टुवर्ड्स टू सॉइल, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्योंकि रूट का काम नहीं होता फोटोसिंथेसिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फीडबैक मैकेनिज्म इन द रेगुलेशन ऑफ हार्मोन। अब फीडबैक मैकेनिज्म हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से हार्मोन्स रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी के फंक्शंस को। तो जो फीडबैक मैकेनिज्म इज़ द बॉडीज वे ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस, ये शरीर का बैलेंस मेंटेन करने का एक तरीका होता है जिसको क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस बाय कंट्रोलिंग हार्मोन लेवल्स। इनके हार्मोन के लेवल मेंटेन करते हुए बॉडी को बैलेंस्ड रखना। जैसे कि इट एंश्योर्स हार्मोन्स आर सिक्रेटेड ओनली व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत होगी सिर्फ तभी ही सिक्रेट किए जाएंगे, और उनका जो रिलीज़ है, सिक्रीशन है, वो स्टॉप कर दिया जाएगा जब उनकी डिज़ायर्ड अफेक्ट
मतलब जो हमें कोई रिजल्ट चाहिए, हार्मोन से कुछ रेगुलेट करना, जब वो हमें अचीव हो जाएगा तो हम उसको स्टॉप कर देंगे सिक्रेट करना। तो फीडबैक मैकेनिज्म में जैसे नेगेटिव फीडबैक देना, जो कि सबसे कॉमन है, जब किसी सब्सटेंस का लेवल ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा चला जाता है तो हार्मोन सिक्रेशन होता है, वो रिड्यूस कर जाता है। व्हेन द लेवल फॉल्स, जब लेवल फॉल करता है बिलो नॉर्मल हार्मोन सिक्रेशन के, तो इंक्रीज कर देता है। अगर सब्सटेंस का लेवल ब्लड के अंदर फॉल कर जाता है नॉर्मल से, तो जो हार्मोन का सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है। इस लाइन में क्या एक्सप्लेन किया कि जैसे ब्लड के अंदर शुगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो शुगर इंक्रीज होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन सिक्रेट होता है, लेकिन उसको रिड्यूस किया जाता है। जैसे एग्जांपल है इंसुलिन एंड ब्लड शुगर का। अगर शुगर हमने इनटेक करी, जैसे खाना खाया, मील में हमें शुगर की स्पाइक मिली, तो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रेट करेगा और इंसुलिन हेल्प करेगा कि सेल्स ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर ले ताकि ब्लड से शुगर कम हो जाए। लेकिन जब शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाते हैं तो इंसुलिन का सिक्रेशन है वो कम किया जाता है, बॉडी कम कर देती है बॉडी, और ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव लोअरिंग ऑफ ब्लड शुगर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर इंसुलिन रेगुलरली सिक्रेट ही होता गया तो उससे क्या होगा कि ब्लड की सारी शुगर खा जाएगी सेल्स, है ना, और फिर एक्स्ट्रा इंसुलिन सिक्रेट होता रहेगा, तो इससे ज़्यादा ब्लड शुगर लो ना हो जाए उसको प्रिवेंट किया जाता है। पॉजिटिव फीडबैक में देखिए, जो कि सबको इतना कॉमन नहीं होता, हार्मोन सिक्रेशन कंटिन्यूस अंटिल ए स्पेसिफिक इवेंट इज कंप्लीटेड। फंक्शन तो सेम होता है कि जो हार्मोन सिक्रेशन है वो जब तक ही कंटिन्यू किया जाता है जब तक कि प्रोसेस उसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे कि ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ, अब बच्चा पैदा होने के बाद भी अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेगी बॉडी, फिर क्या होगा, कोई यूज़ नहीं है ना उसका। तो ऑक्सीटोसिन है वो कॉज करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करते हैं मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज। तो ये साइकिल है वो कंटिन्यूस अंटिल द बेबी इज डिलीवर्ड। ये साइकिल जब तक ही परफॉर्म करी जाती है जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है इस फीडबैक मैकेनिज्म की, ये मेंटेन करता है इंटरनल स्टेबिलिटी, दैट इज़ होम्योस्टेसिस, प्रिवेंट करता है ओवर प्रोडक्शन को या फिर अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स को, इंश्योर करता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे, जैसे कोई ग्रोथ होनी, मेटाबॉलिज्म होना, रिप्रोडक्शन होना या स्ट्रेस रिस्पॉन्स होना। समराइज़ करेंगे अगर हम इस पूरे मैकेनिज्म को, तो जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो बायोलॉजिकल थर्मोस्टेट की तरह एक्ट करता है, रेगुलेटिंग हार्मोन लेवल्स थ्रू नेगेटिव फीडबैक फॉर बैलेंस एंड पॉजिटिव फीडबैक फॉर स्पेसिफिक इवेंट्स। करेक्ट, सो इजी। अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाए रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शंस के बीच में, तो हम इस तरीके से करेंगे इस ये में। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे तीनों को। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, क्विक और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है किसी स्टिमुलाई का जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। वॉलंटरी एक्शन मतलब हम सोच के नहीं करते। वॉलंटरी एक्शंस को वो एक्शंस होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं कॉन्शियसली अंडर आवर विल, मतलब जिनको हम परफॉर्म करते हैं सोच समझ के। इनवॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो हमारी कॉन्शियस एफर्ट्स के बाहर होते हैं, हम वी कांट कंट्रोल स्टॉप देम और कंटिन्यू टू रेगुलेट देम। कंट्रोल देखें अगर रिफ्लेक्स एक्शन का, तो स्पाइनल कॉर्ड करता है इसको रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू। वॉलंटरी एक्शन सेरिब्रम करता है। इनवॉलंटरी एक्शन मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं। स्पीड रिफ्लेक्स एक्शन की वेरी फास्ट, वॉलंटरी की मॉडरेट, इनवॉलंटरी की कॉन्टिन्यूस या ऑटोमेटिक। एग्जाम्पल देखा जाए तीनों का, तो इसमें विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट या नी का झटका लगना, है ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। वॉकिंग करना, राइटिंग करना, स्पीकिंग करना, ये वॉलंटरी एक्शन है, हम सोच समझ के कर सकते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन हार्ट बीट होनी, ब्रीदिंग होनी, डाइजेशन हो, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, हाउ डज द सेरिब्रम हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसमें क्या होगा कि रोल ऑफ सेरिब्रम पूछा गया है कि वॉलंटरी एक्शंस को हम कैसे कंट्रोल करें, है ना। इस क्वेश्चन में शायद एनिमेशन वर्क नहीं किया है, बट लेट्स डिस्कस इट ऐसे ही।
आई विल एक्सप्लेन। सेरिब्रम का रोल क्या होता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है ऑल वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी की, जैसे वॉक करना, राइट करना, स्पीक करना एंड थिंक करना। ठीक है, ये सिग्नल सेंड करेगा मसल को कि भाई आपको ये एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, कमांड देता है, ब्रेन कमांड देता है मसल को, उसके बाद सिग्नल जाता है, देन वो एक्शन परफॉर्म करती है। सेंसरी प्रोसेसिंग, सेंसरी प्रोसेसिंग क्या, जैसे हमारे सेंसेस होते हैं वो सिग्नल रिसीव करते हैं, जैसे हम कुछ खाते हैं या हमारी स्किन कुछ फील करती है ना, सॉफ्ट फील, टेक्सचर फील, टंग टेस्ट फील करती है, नोज स्मेल फील करती है, ये सेंसरी प्रोसेसिंग में आएगा। मेमोरी एंड लर्निंग में हमारा सेरिब्रम मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे हम कुछ भी रिकॉल कर पाते हैं या कुछ भी लर्न कर पाते हैं, है ना, तो ये सेरिब्रम के। इंटेलिजेंस एंड इमोशंस भी हमारा सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस है कि भाई ह्यूमन को किस तरीके से प्लानिंग, क्रिएटिविटी या इमोशंस या फिर हम कोई भी चीज़ लर्न करके रखना, लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना। कोऑर्डिनेशन विद अदर पार्ट्स में भी ये हेल्प करता है कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस को किस तरीके से स्मूथली मेंटेन करके रखना है विद मेड्यूला एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। इसका एग्जांपल कोऑर्डिनेशन विद अदर पार्ट्स में है। एग्जांपल, व्हाइल डिसाइडिंग टू रन, जो सेरिब्रम है वो बैलेंस मेंटेन करता है सेरिबेलम का। जब रनिंग के दौरान जो हमारे ब्रेन में सेरिबेलम में जो लिक्विड होता है उसको बैलेंस मेंटेन करके रखता है ताकि हमने डिजीनेस या वैसा फील ना हो। ठीक है, तो ये इनका कोऑर्डिनेशन में वर्क हो गया। एंड ब्रीदिंग इज़ रेगुलेटेड बाय द मेडुला। तो 3 पार्ट्स का फंक्शन एक साथ कोऑर्डिनेशन में हो रहा है वाइल रनिंग। समराइज करेंगे तो सेरिब्रम है वो कमांड इज़ अ कमांड सेंटर ऑफ द ब्रेन, मतलब ये कमांड देता है। इट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय मैनेजिंग voluntary actions, interpreting sensory inputs, storing memory, enabling learning, guiding emotions and intelligence. ठीक है, so many work is done by cerebrum. Coming to the next question, what is a synapse? Why does impulse flow only in one direction? Synapse क्या होता है और क्यों जो सिग्नल है या इम्पल्स है वो एक डायरेक्शन में ही बहता है या ट्रांसफ़र किया जाता है? तो साइनेप्स क्या होता है? स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है, 2 न्यूरॉन के बीच में होता है जहाँ पे नर्व इम्पल्स पास होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। जैसे कि अनलाइक डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस नहीं होते। साइनेप्स ट्रांसमिट करता है सिग्नल केमिकली थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे पूरे न्यूरॉन के अंदर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। ठीक है, जैसे मैं अभी एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये न्यूरॉन हो का एक्सोन पार्ट हो गया। ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड माय ड्राइंग। ये हमारा न्यूरॉन का सेल बॉडी हो गया, यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है। ठीक है, यहाँ हमारी नर्व एंडिंग है। ठीक है, तो इस पूरे के अंदर तो क्या होगा कि यहाँ पे दूसरा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे का हेड है, दैट इज़ डेंड्राइट पार्ट। ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड माई ड्राइंग प्लीज़। ये जो गैप है, ये तो इन दोनों के बीच में गैप है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं पास होते। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ केमिकल सिग्नल्स पास होते हैं, लेकिन थ्रू आउट द एक्सोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होते हैं। ठीक है, यहाँ से रिसीव हुए तो ये यहाँ से डेंड्राइट से रिसीव होने के बाद सिग्नल यहाँ पे इलेक्ट्रिकली पास होते हैं। देन यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो डेंड्राइट यहाँ पे रिसीव करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस वजह से स्पेशलाइज्ड जंक्शन कहा जाता है। वन वे ट्रांसमिशन क्या होता है? जो न्यूरोट्रांसमीटर है आर स्टोर्ड एंड रिलीज्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द एक्सोन टर्मिनल से रिलीज़ किए जाते हैं
वेट अ मिनट, न्यूरोट्रांसमीटर है वो स्टोर और रिलीज्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम एक्सोन के टर्मिनल से, प्री साइनेप्टिक साइड से ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन है उसके एक्सोन के टर्मिनल, जो हमने बनाया था ना यहाँ पे नर्व एंडिंग जो कहते हैं यहाँ पे सेल बॉडी हो जाएगी हमारी। बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी। तो कहाँ थे हम कि जो यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल है यहाँ से यहाँ पे स्टोर भी होते हैं और यहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं एक्सक्लूसिवली फर्स्ट न्यूरॉन से। एंड रिसेप्टर साइट, जो इससे रिसेप्टर साइट है उसके जो डेंड्राइट्स हैं वो सिग्नल्स रिसीव करते हैं, दैट इज़ पोस्ट साइनेप्टिक साइड ऑफ द रिसीविंग न्यूरॉन। तो केमिकल वॉल होती है यहाँ पे। दिस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट एक्ट एज बायोलॉजिकल वन वे वॉल्व, और ये बायोलॉजिकल वन वे वॉल होती हैं, इंश्योरिंग नर्व इम्पल्स फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम एक न्यूरॉन के से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक। दिस डायरेक्शनल फ्लो इज क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल कम्युनिकेशन। ये डायरेक्शनल फ्लो है वो ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल कम्युनिकेशन कराता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इसके कंप्लीट आगे फर्दर चैप्टर्स के साइंस से रिगार्डिंग डिटेल्ड और डिस्क्रिप्शन के साथ अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, share and subscribe this channel for more such videos. Thanks for watching.